नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 6 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का जो सेशन है उसमें जितने भी करंट अफेयर हो सकते थे आज के, वो मैं सभी को लेके आई हूँ। सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद हम टॉप 9 क्वेश्चन लेंगे आज के, और डे ऑफ द वर्ड को भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एंड मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, एंड आज का जो थॉट ऑफ द डे है गाइज, शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। यानी कि जो भी आप एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है पूरी मेहनत और लगन के साथ। फिर देखिएगा आपके जो बंद भाग्य के दरवाजे हैं वो आसानी से खुलते नजर आएंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना है और बहुत मेहनत से पढ़ना। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं सेशन, एंड सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने कल के जितने भी करंट अफेयर थे उन सभी का एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। वही सेकंड है, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ट साउले को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की लेखिका और नारीवादी अमता अमा अत्ता अड्डू का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो घाना देश से संबंधित है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बना है? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो राज्य का पहला सौर शहर बन गया है। ओके, जो कि सांची। ओके, नेक्स्ट है, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में श्री ज्ञानेंद्र प्रसाद जी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है उन्होंने। नेक्स्ट है, नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कवासी मून। कवासी मून का मतलब होता है आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश टीके के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत, हमारा प्यारा महान भारत, वो टीके के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो अभी हाल ही में नॉर्वे में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मिथु मिस सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु की है मिथु मिस सेल्वी, जो अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है तमिलनाडु की। ओके, सो ये यहाँ पे हमने किया है कल का क्विक रिवीजन। अब हम बात करेंगे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस की, जैसे कि आज 6 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो वेयर हैज द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बीन सेट अप रिसेंटली अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। तो कौन सा राज्य है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी श्रीनगर।
ठीक है, तो श्रीनगर इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये शहर है। ओके, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई। सो इसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस पॉइंट है यहाँ पे, श्रीनगर शहर जो है हमारा जून 2024 तक एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 930 करोड़ रुपए की कुल 125 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई थी। तो ये 2024 तक श्रीनगर शहर जो है स्मार्ट सिटी में मतलब कि बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा है कि 125 परियोजनाओं में से 320 करोड़ की 56 जो भी यहाँ पे परियोजनाएं थी वो पूरी हो गई हैं। बाकी जो बची हैं 69 परियोजनाएं वो अभी करंट टाइम पे चल रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी 2024 में श्रीनगर शहर जो है वो स्मार्ट सिटी में बदल जाएगा। 930 करोड़ रुपए की कुल लागत है। यहाँ पे कुल जो है 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 56 जो है कंप्लीट हो गई हैं, 69 अभी बाकी रह गई हैं। ओके, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं में झेलम वाटर फ्रंट डेवलपमेंट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, अर्बन मोनोबिलिटी, स्ट्रीट एंड इंटरसेक्शन डेवलपमेंट का काम होगा, सिटी ब्यूटिफिकेशन एंड अर्बन आर्ट पे भी वर्क होगा, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डाउनटाउन रिन्यूअल, सेंट्रल बिजनेस एंड डिस्ट्रिक्ट अपग्रेडेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा। वहीं डल लेक फ्रंट कंजर्वेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। शालीमार शहर जैसी 8 थीम रखी गई हैं जिनके ऊपर काम किया जाना बाकी है और काम किया जाएगा। वहीं नेक्स्ट है SSL प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर HMT 175 किलोमीटर श्रीनगर फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट की बात की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे होगा। ग्रीन श्रीनगर व्यापक विषयों जैसे कि ग्रीन श्रीनगर कंपैरिजन थीम्स पर भी काम किया जाएगा। तो ये वो यहाँ पे परियोजनाएं थे जो मैंने आप सभी को बताया था, इन सभी के ऊपर काम चलेगा। इसी के बाद जो है 2024 तक जो श्रीनगर है वो एक स्मार्ट सिटी के रूप में बदल जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर ले, यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे तो ये कब आया था? तो ये आया था आपका 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को। ओके, मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी थी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहीं यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे जून 2015 में 100 शहरों को बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए स्मार्ट समाधान के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। अब बात करते हैं उद्देश्य की बात कर ले कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों किया गया था ऐसा। तो सिंपल सी बात है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यानी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का परिचय देने के लिए, सुरक्षा और संरक्षण में भी सुधार किया जाएगा। वहीं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का भी परिचय यानी इस सभी फील्ड में यहाँ पे काम किया जाना है। प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सरकारी कामकाज में सुधार की बात की गई है स्मार्ट सिटी के तहत। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं के ऊपर काम किया जाता है स्मार्ट सिटी में डेवलप करने के लिए। ओके, एंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली तजीम फयाज has won which medal in all India inter university judo champion? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है तजीम फयाज ने अभी हाल ही में ऑल इंडिया इंटर
इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में इन्होंने जीत लिया है सिल्वर, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है तजीम फयाज। सो अब डिस्कस करते हैं इन्हीं के बारे में। ये रहने वाली हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर की युवा जूडो खिलाड़ी है तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक को हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। वहीं कश्मीरी घाटी का प्रतिनिधित्व करते हुए तजीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन भी किया है। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली है तजीम फयाज, ओके, जो कि जूडो से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है, यानी चुपके चुपके काम भी हो गया है और चीन को पता भी नहीं लगा। रिसेंटली यूएस एंड विच कंट्री हैव साइंड अ ट्रेड डील एम्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइना। तो अभी हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और ताइवान, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ताइवान ने जो है अमेरिका के साथ, या बोल सकते हैं अमेरिका ने ताइवान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी ट्रेड डील उन्होंने पक्की कर ली है, उसके ऊपर साइन कर दिए हैं और चीन इसका विरोध करता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फोर्थ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषण के पैनल का गठन किया है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल फॉर एक्सपर्ट टू रिव्यू द रिजर्वेशन फॉर्मूला। तो अभी हाल ही में गाइज मेघालय में ये काम हुआ है, मेघालय इस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मेघालय राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन करने की बात की है। ओके, मेघालय सरकार ने वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी की मांगों का जवाब दिया है। राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन की घोषणा की गई है। यह कदम है वीपीपी, यानी कि वॉइस ऑफ द पीपल्स। तो आप याद रखिएगा, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी की बात चल रही है यहाँ पे। उनके जो बात करेंगे यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं, उनका नाम है अदर्ट बैसाई मोइट, ओके, के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के मद्देनजर आया, जिन्होंने अब सरकार के फैसले के बाद अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। ओके, विशेषज्ञ समिति में संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसंख्याकी अध्ययन और संबंधित क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ व्यक्ति शामिल होंगे इस पैनल के लिए। ओके, मेघालय में 1972 की आरक्षण नीति ने गोरो, बात करेंगे वहां पे जो सी जनजातियां, तो याद रखिएगा गोरो जनजातियों को 40%, वही खासी जनजातियों को 40% और अन्य जनजातियों को 5% की सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 15% आरक्षण की नौकरियों के लिए आवंटित किया गया है। हालांकि वीपीपी सहित विपक्षी दल सरकार इस नीति की समीक्षा और संशोधन करने का आग्रह कर रहे हैं, यह दावा करते हुए इसे वर्तमान जनसंख्या संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता बताई गई है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में आरक्षण की बात की गई है मेघालय में, उसके लिए एक पैनल बैठाया गया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिफ्थ, हाल ही में किसने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। हु हैज रिसेंटली टेक चार्ज एज एओए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन इज ए, यानी कि राजेश कुमार आनंद जी को बनाया गया है अभी एओए। तो राजेश कुमार आनंद है जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं। ओके, बात करेंगे एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद विशिष्ट सेवा मेडल ने 1 जून 2023 को एयर ऑफिस इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी एओ के रूप में कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक शाखा में वायुसेना के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। वही 36 साल से अधिक के करियर में एयर मार्शल के विभिन्न फील्ड और स्टाफ की नियुक्तियां की है। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक प्रशासन में कार्यरत थे। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा
पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, एयर मार्शल है राजेश कुमार आनंद, जो कि 1 जून 2023 से एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपने कार्य करने वाले हैं। तो याद रखिएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 6 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन बी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली? तो अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में कार्यरत कौन है? तो इस पद पर कौन आए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी विजय कुमार। विजय कुमार इस करेक्ट ऑप्शन है, जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं। तो पर्टिकुलर इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, जिनका नाम है विजय कुमार। ओके, जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन गए हैं। तो अमिताभ जी की मूवी में आप लोगों ने सुना होगा, विजय उनका बहुत ज्यादा नाम रहता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन बने हैं? विजय कुमार। ओके, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1988 के बैच के अधिकारी हैं आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को राज्य का नया कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। वर्तमान में डीजीपी थे आर.के. विश्वकर्मा, जो कि 31 मई 2023 को उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। वहीं अब आईपीएस अधिकारी है विजय कुमार, जो कि आर के विश्वकर्मा का स्थान लेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के जो रिटायर हुए हाल ही में, उनका नाम क्या था? तो आर के विश्वकर्मा है, जो कि अभी हाल ही में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। और आईपीएस हैं विजय कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है? तो रिसेंटली विच स्टेट अहमदनगर विल बी रीनेम्ड अहिल्या नगर? तो अभी अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है गाइज यहाँ पे, जिसका नाम कर दिया है अहिल्या नगर। तो गाइज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अहमदनगर था, उसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो ये काम किया है महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने ही अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहिल्या नगर कर दिया है। तो जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड की क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब अहिल्या नगर होलकर नगर के नाम से जाना जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे के जिले के नाम को बदलने का ऐलान किया था, जो कि 31 मई को अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर यह काम किया गया था। इस मौके पर सीएम शिंदे ने जिले के नाम बदलने का ऐलान किया और नाम बदलने की मांग लगातार की जा रही थी, इसलिए एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या बाई होलकर नगर के नाम पर रख दिया है उनकी जयंती पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1767 से 1795 तक शासन करने वाली मालवा राज्य की महान रानी की याद में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर नगर किया जाएगा। तो याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट, अभी करंट में कितने सारे प्लेसेस के नेम चेंज हुए हैं, तो उनके रीनेम कर दिए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। वहीं उस्मानाबाद का भी नाम बदलकर धारा शिव कर दिया गया है। ओके, इंदौर का हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा रखा है। उनके नाम पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 विश्वविद्यालयों के नाम भी रखे गए हैं। उनकी स्मृति में कई सड़कों, इमारतों, सार्वजनिक स्थानों का नामकरण किया गया है इससे पहले भी। तो करंट की बात है, याद रखिएगा अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वनडे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ओके, अब बात करेंगे कि कौन थी अहिल्याबाई होलकर। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अहिल्या देवी होलकर की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1725 में। 1795 तक ये जीवित नहीं थी। तो बर्थ याद रखिएगा। इनका जन्म जो है अहमदनगर जिले की चौड़ी गांव के एक मराठी परिवार में हुआ था। बाद में मालवा राज्य की रानी बनी थी 1967 में।
जो भी इनकी मृत्यु हो गई थी। बचपन में ही इनके भीतर लोगों की मदद करने की ललक थी और कम उम्र में ही इनकी शादी करा दी गई थी खंडेर राव के साथ, जो कि 1933 में इनकी शादी हुई थी। बात करेंगे यहाँ पे इनके साथ इनके एक खंडेर राव युद्ध हुआ था जो कि 1754 में हुआ था। इसके दौरान इनके हस्बैंड थे, इनका जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद से ही अहिल्या देवी होलकर को साम्राज्य की कमान सौंप दी गई थी। ओके, उन्होंने भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रानियों का नाम भी दिया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई धर्मशालाएं भी बनाए गए हैं, जो कि श्रेय किन को जाता है, श्रेय जाता है अहिल्या बाई होलकर को। बात करेंगे, इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी 13 अगस्त 1975 को, इनकी तब मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा अहिल्या बाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हाल ही में किसने 2025 में IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो रिसेंटली हु हैज वॉन द बिड द होस्ट IUCN's वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। तो करेक्ट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन डी, यानी UAE ने अभी IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीत लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है UAE। एंड बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो अगली प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस ने 9 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाले 2025 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 9 से 15 अक्टूबर के बीच में 2025 में होगा, अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात को उसकी उम्मीदवारी की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर मेजबान देश के रूप में चुना गया है। बार बार मैं राज्य यहाँ पे बोल देती हूँ। तो संयुक्त अरब अमीरात का बात करेंगे यहाँ पे IUCN के साथ लंबे समय से सहयोग, जिसमें 7 IUCN मेंबर के सदस्य संगठन और वहां स्थित राष्ट्रीय समिति हैं, ठीक है। इसमें बात करें, देश में 50 वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हैं जो कि IUCN आयोग के सदस्य हैं। आयोजन स्थल के रूप में अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी का चयन किया गया है, जहां पे आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे IUCN जो कि विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या आखिरकार। तो IUCN कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है, जो हर साल 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें कांग्रेस सरकार, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की संगठनों, व्यापार और शिक्षा जगत के नेताओं के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सबसे अधिक दाव वाली पर्यावरणीय और विकास चुनौतियों का निर्धारण करना और उनका समाधान करने के लिए कार्यवाही को विकसित करना। कांग्रेस दिसंबर में 1990 देशों से अधिक द्वारा अपनाई गई वैश्विक जैविक विविधता रूपरेखा को वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वही फ्रेमवर्क में पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, अब जान लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, यानी प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात की गई है यहाँ पे। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग की दिशा में काम करता है। यह 1948 में स्थापित किया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। यह दुनिया भर की सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों के साथ एक साथ लाता है उनको, और ये बात करता है पूरे पर्यावरण की, पूरे विश्व के पर्यावरण की। बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की प्राथमिक मिशन जो है प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाज को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना। यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, वहीं पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए भी कार्यवाही में समर्थन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में भारत के ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वेयर हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी ओडिशा में किया गया है ये काम। अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कर लिया है भारत ने, जो कि उड़ीसा में ये किया गया था। ओके, भारत ने गुरुवार को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप के माध्यम से दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कर लिया है। केवल इतना ही नहीं, परमाणु मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 1000 से किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ अपने नियोजित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजने में कामयाबी को हासिल कर ली है। यह नियोजित लक्ष्य यानी बंगाल की खाड़ी में रखा गया था, जिसमें परीक्षण लॉन्च ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया है। क्योंकि अब जान लेते हैं हम लोग अग्नि-1 से लेकर अग्नि-5 तक की मिसाइलों के बारे में कि कब अब तक हमने कितनी मिसाइलें बना ली है। तो अग्नि-1 से लेकर अग्नि-5 तक का जो हमारा ये प्रोसेस रहा है, तो भारत ने बढ़ाई अपनी ताकत। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत ने कुल 10 सालों के फासले में अपनी ताकत अग्नि-1 मिसाइल से अग्नि-5 तक की पहुंच गया है। 2002 में सफल परीक्षण की रेखा पार करने वाली अग्नि-1 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 700 किलोमीटर की थी। इससे 1000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार को ही ढोया जा सकता है। फिर इसके बाद हम लेके आए अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइलें लेके आए हैं। ये तीनों मिसाइलें हैं इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर की है। ओके, सबसे शक्तिशाली और गेम चेंजर मिसाइल के नाम से जाना जाता है अग्नि-5। तो ये याद रखिएगा, चीन और पाकिस्तान समेत यूरोप और अफ्रीकी देशों को अपनी जद में लाने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। इससे पहले 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी का लक्ष्य को भेदने में सक्षम है ये मिसाइल। वहीं नई तकनीकी और उपकरणों को मान्य करने के लिए भी यह परीक्षण किया जा चुका है। सबसे शक्तिशाली और गेम चेंजर बोलते हैं अग्नि-5 को, जो कि सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मिसाइल को हम बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो क्या बोलते हैं? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से कौन सी मिसाइल जानी जाती है? तो अग्नि-5 बोलते हैं, जिसका काम है दागो और भूल जाओ मिसाइल। ठीक है, इसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, गेम चेंजर मिसाइल अग्नि-5 है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे होता है बैलिस्टिक मिसाइल से होते हैं, वो कहते हैं पर्टिकुलर, हम जहां से इसको दाग देते हैं, वो वहां से कहते हैं फायर करते हैं, और ये कहाँ जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल पूरे आसमान में जाएगा और ये अपने टारगेट को यहाँ पे आके इस तरीके से हिट कर देता है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। एंड अब डिस्कस करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज द नाटो आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज बीन हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में आर्कटिक सैन्य अभ्यास का शुरुआत की गई है, तो कौन से देश के साथ की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया, पता होगा आप सभी को। तो आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? अभी फिनलैंड में हो रही है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, देश ने अपने सबसे नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ सैन्य अभ्यास भी शुरू कर लिया है, जो कि अप्रैल में पश्चिम गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद आर्कटिक क्षेत्र में अपने पहले संयुक्त परीक्षण की मेजबानी कर रहा है। फिनलैंड एंड नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 1000 सहयोगी बल के साथ नाटो के आवेदक स्वीडन और इस सप्ताह के अभ्यास के लिए 6500 फिनिशिंग सैनिकों और कुछ 1000 वाहन शामिल हुए हैं, जो कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर फिनलैंड के सबसे बड़े आधुनिक समय में भू बिल ड्रिल को चिन्हित करता है। तो याद रखिएगा, नाटो की बात कर ले हम यहाँ पे। नाटो क्या है? तो नाटो के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म याद रखिएगा, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसे ही बोलते हैं हम लोग नाटो, NATO। ठीक है, ये मैं माउस से यहाँ पे वर्क करती हूँ, तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख नहीं पाती मैं। ठीक है,
और अब बात करें यहाँ पे यह बात कर रहे थे हम नाटो के बारे में। तो नाटो क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें टोटल जो कंट्री थे उस समय की बात करें 1948 में तो 28 इसमें जो कंट्रियां थी वो शामिल थी। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फिलहाल इसमें 2 कंट्रियां और शामिल हो गई हैं, तो ये टोटल 30 हो गई हैं, याद रखिएगा। जो अभी बिल्कुल करंट में ही बनी है वो फिनलैंड है, और आपको बताना है जो अभी इससे पहले जो बनी थी फिनलैंड से पहले वो कौन सा कंट्री है जो नाटो में शामिल हुआ था। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो नाटो को क्यों स्थापित किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देने का काम करता है नाटो। ठीक है। तो नाटो के बारे में इन सभी चीजों को याद रखेगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम में इसका ये क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने डे ऑफ द वर्ड का, एंड डे ऑफ द वर्ड है गाइज, जो कि आज का वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मीनिंग होता है दंड से मुक्ति। इम्प्यूनिटी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इम्प्यूनिटी वर्ड जो है ये इम्प्यूनिटी वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। इम इम का मतलब है नॉट, और पीना का यहाँ पे मतलब होगा, प्यूनिटी जो वर्ड बना है वो प्यूरा से बना है। प्यूना का मतलब होता है कि दर्द या फिर पनिशमेंट बोल सकते हैं। तो इम्प्यूनिटी का मतलब है कुल मिलाकर दंड से मुक्ति बोल सकते हैं, माफी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा इस वर्ड को, एंड आप सभी को इसके ऊपर मेक द सेंटेंस बनाना है ताकि इस वर्ड को आप डेली यूज कर सकें डेली लाइफ की लाइफ में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।